छात्रों, महामना निःशुल्क क्लासेस में स्वागत है। आज हम एमपी रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर 2021 के प्रश्न पत्र की व्याख्या करेंगे और इस व्याख्या के अंतर्गत हम समझेंगे कि इनसे संबंधित कौन से प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए निश्चित तौर पर बेनिफिशियल होगा। साथ ही ऐसे छात्र जो एमपी रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या कोई दूसरे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज दी जाएंगी और ये ग्रुप में शामिल होने की जो आखिरी कट ऑफ तारीख हमने रखी है वो 24 तारीख रखी है, यानी 24 अगस्त तक अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हो तो ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसमें ज्वाइन होते हो तो हमसे बार बार ये मत कहना कि सर पुरानी वाली जो है क्विज भेज दीजिए या मटेरियल भेज दीजिए। आप अपने साथियों से मांग लेना, वो दे देंगे। और ना ही हम पुरानी क्विज का आपको रिजल्ट दे पाएंगे ऑनलाइन, क्योंकि बार बार ऑनलाइन जाके रिजल्ट जारी करने में भी टाइम नष्ट होता है। तब तक हम आपके लिए 2 क्वेश्चन बना लेंगे। तो इसलिए आप 24 तारीख तक हर हाल में इस ग्रुप से जुड़ जाएं, जिससे कि आपकी मध्य प्रदेश रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की अच्छे से तैयारियां हो सके। तो छात्रों, आपके पास समय कम है, इसीलिए आओ जानते हैं इस प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों के हल को। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एज, सेक्स एंड कास्ट क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, आयु, लिंग और जाति किसका संकेतक है? क्लास स्टेटस का संकेतक है, अचीव्ड स्टेटस का है, या सोशल स्टेटस का है, या एस्क्राइब्ड स्टेटस किसको करता है? तो 2 प्रकार के जो हैं हमारे पास स्टेटस होते हैं। एक होता है अचीव्ड, जो हम दिन रात मेहनत करके जो है अर्जित करते हैं उनको अचीव्ड कहते हैं। और एक हमें बिना कुछ किए हुए जो है एस्क्राइब्ड स्टेटस मिल जाता है। हमारा कोई दोष नहीं कि हम जो है किस जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी लिंग के हैं, ये सभी क्या है हमारे एस्क्राइब्ड में आते हैं। ये हमें सोसाइटी जन्म के समय ही दे देती है। जबकि हम क्या है प्रोफेसर बनेंगे, या हम टीचर बनेंगे, या हम जो है यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, या हम एमपीआरयू में जॉब करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्किल या एजुकेशन क्या है इस पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसे अचीव्ड स्टेटस के अंतर्गत जाना गया है कि आपको पर्सनली इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन छात्रों, जो आपका अचीव्ड नहीं है यानी एस्क्राइब्ड है, वो सोसाइटी के द्वारा जाति, लिंग, धर्म सारी चीजें आपको मिल जाती, यही पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किस स्टेटस में हमें जो है एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो इन्हीं स्टेटस में यानी एस्क्राइब्ड स्टेटस में ही हमें किसी भी एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्या आप एस्क्राइब्ड स्टेटस पे कंट्रोल कर सकते हैं? जी सर, नहीं कर सकते हैं, ये हमें जन्मजात मिल जाती हैं। क्या इसे चेंज कर सकते हैं? इजीली ये चेंज नहीं होगी, इजीली इसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई सामाजिक लोग मिल जाएगा, अच्छा तुम उस जो है कम्युनिटी से हो, तो यहाँ पे चेंज करना काफी मुश्किल है। ठीक है, तो एज, सेक्स, कास्ट, रेस, फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीजें हमें एस्क्राइब्ड स्टेटस में मिलती हैं। फैमिली बैकग्राउंड को हम नहीं, प्रोफेशन है, एजुकेशन है, वेल्थ है, मटेरियल स्टेटस है, ये सब जो है हमारे क्या है अचीव्ड स्टेटस के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? ये प्रश्न अब आएगा तो हमें लगता है आप कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा है, हु हैज गिवन स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो स्कैरसिटी है यानी अर्थशास्त्र की कमी की परिभाषा किसने दी? तो अर्थशास्त्र की कमी की जो परिभाषा है इनमें जो है किसने दी है? रॉबिन्सन जी ने दी है। किसने दी है? रॉबिन्सन जी, जिनका पूरा नाम जो है लियोनेल रॉबिन्सन था। इन्होंने 1932 में एक किताब लिखी था। इस किताब का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस। ये किताब का नाम भी पूछ सकता है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, इसमें इन्होंने परिभाषा दी थी कि इंसान की जरूरतें हैं ना सीमित है। आज जो है गाड़ी है, बड़ा घर होना चाहिए, पहले 3 BHK होना चाहिए, 5 BHK होना चाहिए, फिर हमें हवाई जहाज चाहिए। तो कोई भी ऐसा क्या व्यक्ति है जिसकी आत्मा भर गई हो कि अब भैया इतना पैसा हम कमा लिए, अब नहीं कमाएंगे, तो वो संत हो गया, फिर वो मनुष्य बना ही नहीं। तो मनुष्य जो है वो क्या है, उसकी इंसान की जरूरतें जो हैं असीमित हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के संसाधन सीमित हैं। कितनी गाड़ियां हैं आप सभी के पास जो है, अगर आप देखोगे तो कोई भी कार आई है नई मॉडल की तो उसकी एक सीमित मात्रा होगी, सभी को नहीं मिल सकती है। तो इसी को कहा गया कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्कैरसिटी का जो है साइंस है। किसमें? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में रॉबिन्सन जी ने कही। एडम स्मिथ ने बहुत ही सिंपली कहा था कि यह इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, या कह सकते हैं इकोनॉमिक्स किसका? धन का विज्ञान कहा था, धन का अध्ययन कहा था। ठीक है, और इन्होंने एक बुक जो लिखी थी इसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक में कहा था इकोनॉमिक्स जो है वो किसकी विज्ञान है?
साइंस ऑफ वेल्थ है। वहीं दूसरा अल्फ्रेड मार्शल जी ने जो है वेलफेयर की डिफिनेशन दी थी, आपको बताया था कि अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का अध्ययन है, और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखी थी, ये भी कई बार एग्जाम में आपके पूछी जाती है। वहीं चौथे जो है जिसका नाम है सेमुलेशन, सेमुलेशन ने जो है ग्रोथ आधारित जो है डिफिनेशन दी कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों के कुशल वितरण और विकास का अध्ययन है। इन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र में संसाधन जो है सीमित हैं, लेकिन अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ लेते हो तो इसका कुशलता पूर्वक वितरण भी कर सकोगे और इससे जो है आप डेवलप भी कर सकोगे। ये इन्होंने दी थी किसने, सैमुएल्सन ने। सैमुएल्सन ने कौन सी बुक लिखी थी, इकोनॉमिक्स बुक लिखी थी। अच्छा, अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी, कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। बेस्ट टाइम फॉर द सोइंग ऑफ डीप वाटर राइस, डीप वाटर राइस यानी ऐसा राइस जो पानी में डूबा रहता है। और इंडिया की जलवायु या भारत की जलवायु देखोगे तो मानसूनी जलवायु है। किस मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ऐसे धान जो कहाँ रहते हैं, सबमर्ज रहते हैं खेतों में, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, डीप वाटर राइस इनको बोलते हैं, वो हमें कब लगाने चाहिए, तो ये हमें लास्ट वीक ऑफ जून से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक लगाने चाहिए। मध्य जून में नहीं लगाने चाहिए, अगर आप मध्य जून में लगाते हैं तो हो सकता है पानी की कमी के कारण ये सूख भी सकते हैं। मिड जुलाई में थोड़ा सा लेट हो जाओगे, अर्ली अगस्त में तो पूरी तरीके से जो है आपका खेत मानसूनी वर्षा के कारण बढ़ जाएगा। सबसे पहले जो है अगर देखोगे केरल में मानसून आता है, कहाँ आता है, केरल के तट पे आता है। कब आता है छात्रों, 1 जून को आता है। ये मानसून साउथ वेस्ट मानसून होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने इसी को देखते कुछ प्रतिबंध लगा दिए कि 15 जून से पहले धान की अगेती रोपाई पर रोक लगा दी। क्यों लगा दी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे भूजल का स्तर काफी गिर गया। भूजल से में पानी कहां से आता है, वाटर साइकिल से आता है। ऐसा तो है नहीं कि जमीन के अंदर बहुत पानी अपने आप बनता है। अगर उसका पूरा दोहन कर लोगे और रिचार्ज नहीं करोगे तो भूजल का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा छात्रों। तो ये देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया कि 15 जून से पहले धान की अगेती रोपाई पे रोक लगा दी गई। हरियाणा सरकार ने क्या कहा कि 15 मई से पहले आप नर्सरी नहीं लगा सकते हो और 15 जून से पहले मुख्य खेत में रुपाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, कट ऑफ दे दी। ये हरियाणा भूजल संरक्षण अधिनियम 2009 के तहत जो है ये कहा गया। वहीं पंजाब ने कहा कि 1 जून से चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रों के अनुसार रुपाई की अनुमति है, उससे पहले पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो 1 जून से पहले आप जो है पंजाब में भी धान नहीं लगा सकते हो। पंजाब सब सॉइल वाटर प्रिवेंशन एक्ट 2009 में थी। प्रतिबंधित एक किस्म भी कर दी गई जिसका नाम था पूसा 44। पूसा 44 जैसे लंबे समय में पकने वाली और अधिक पानी चाहने वाली किस्मों को पंजाब में कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया अगर ये फसलें आप लगाओगे तो ये ज्यादा पानी चाहेंगे क्योंकि ये लंबे समय तक रहती हैं। तो ये क्रॉप मैनेजमेंट साइकिल पे आता है। अगर मान लो आप नहीं माने, आपने धान लगा दिया तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना पड़ सकता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर पे जो है 10,000 रुपए जुर्माना पड़ेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मई जून की जो तेज गर्मी होती है, अगर उसमें हम धान लगा देंगे और पानी भी देंगे तो वाष्पीकरण के कारण, इवापोरेशन के कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण तो होगा, तो वाष्पीकरण के कारण बहुत ही पानी का नुकसान हो जाता है। साथ में एवेपो ट्रांसपिरेशन अगर हम कहें तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए रोक लगा दी गई। तो यहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल ग्राउंडनट प्रोडक्शन, ग्राउंडनट प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। 2024 का अगर डेटा देखें जो भारत सरकार की वेबसाइट PIB पे दी गई है, पहले जो है नंबर पे इंडिया किसमें है, राइस ब्रेन ऑयल। इंडिया विश्व में सबसे ज्यादा राइस ब्रेन ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है, तो ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कैस्टर सीड, तीसरे नंबर पे सैफफ्लावर। सैफफ्लावर ये दूसरे तीसरे हम इसलिए बता रहे हैं, ये सब फर्स्ट नंबर पे है। राइस ब्रांड में नंबर 1 है, कैस्टर सीड में भी नंबर 1 है, और सैफफ्लावर यानी जिसको आप क्या कहते हैं, कुसुम कहते हैं, और इसमें लिनोलिक एसिड जो है सनफ्लावर से भी ज्यादा होता है। फिर सीसम और नाइजर, इन सभी का प्रोडक्शन इंडिया में काफी ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरी रैंक इसमें है कॉटन सीड ऑयल, जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ग्राउंडनट सीड और ऑयल में भी इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है, और यही आपसे पूछा गया है। फर्स्ट पे जो है आपके चाइना आता है छात्रों। अगर यहीं पे देखा जाए तो थर्ड पे कोकोनट, कोकोनट जो है सेल्स और जो है ऑयल्स दोनों होते हैं, कोपरा जिसको बोलते हैं, और इससे निकालने वाला तेल। साथ में सीसम सीड का ऑयल में भी तीसरा नंबर है। सीसम सीड प्रोड्यूसिंग करने में पहला है, लेकिन सीसम सीड ऑयल में जो है तिल का तेल निकालने में तीसरे नंबर पे है। चौथी पोजीशन इसमें रेपसीड और कैनोला ऑयल में है। वही 5वीं पोजीशन भारत की सोयाबीन उत्पादन में, सोयाबीन से संबंधित ऑयल और लिंसिड्स जो है उनमें जो है।
और छठी पोजीशन जो है लिनसीड ऑयल में है। तो ये अगर पोजीशंस आपकी आती हैं तो इसी में से पूछा गया है, तो आप अच्छे से इसे छात्रों कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया छात्रों। अगला पूछा गया है कि द थर्ड टीयर ऑफ पंचायती राज को क्या कहते हैं। जो तीसरा टीयर होता है पंचायती राज को, उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक पंचायत कहा जाता है, या पंचायत समिति कहा जाता है, ग्राम पंचायत कहा जाता है, या फिर जो है जिला परिषद कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो टॉप टीयर क्या कहलाती है? जिला परिषद के नाम से जानी जाती है। तो त्रिस्तरीय प्रणाली जो है ये किसने दी थी? बलवंत राय मेहता जी ने दी थी। अशोक मेहता जी ने कौन सी दी थी? उन्होंने द्विस्तरीय दी थी। ठीक है, अब चतुर्थ स्तरीय किसने दी थी? आप हमें क्या कर सकते हो? कमेंट करके बता सकते हो छात्रों। तो अगर इसमें टॉप पे देखा जाए तो जिला परिषद है, और मध्य स्तर में जो है पंचायत की समिति होती है, जिसको ब्लॉक या खंड स्तर पे क्या कहते हैं? पंचायत समिति। यानी ब्लॉक पंचायत कुछ नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं? पंचायत समिति बोलते हैं। जमीनी स्तर की अगर बात करें तो सबसे जो बेस टीयर होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं। ये कब अपनाया गया? ये भारत का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे अपनाया गया, जो 1992 में हुआ, और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को छात्रों पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं संविधान में अगर स्थान की बात करें तो भाग 11 में है। ये पंचायती राज किसमें है? अगर भाग पूछा जाए 11, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ इसके विषय में दिया गया है। अब इसके बाद अगर देख करें शेड्यूल कौन सा है, तो 11वीं अनुसूची में दिया गया। ये भी काफी आपसे पूछा जाता है। इसमें पंचायतों के लिए जो है 29 कार्य क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। किसी भी अगर को पंचायत चुनाव किसी भी व्यक्ति को अगर लड़ना है तो 21 वर्ष जो है उसकी क्या होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए। और महिलाओं को जो है 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? 243 डी के तहत जो है महिलाओं को कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 33% की गई हैं। ठीक है, कई राज्यों ने 50% भी कर दी। इसका चुनाव कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका चुनाव कराता है। ठीक है, और इसका जो है पैसे का प्रबंधन कौन करेगा? आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 40 अगर देखेंगे, कहा नीति निर्देशक तत्व देखेंगे, अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। और गांधी जी इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करते थे कि भारत का अगर विकास करना है तो गांवों का विकास करना होगा, और गांवों का अगर विकास करना है तो वहां के लोगों को जो है हमें सत्ता देनी पड़ेगी। ठीक है, वही छात्रों अगर देखा जाए तो इसके जनक जो है बलवंत राय मेहता जी थे, और इनकी समिति ने 1957 में ही त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश कर दी थी। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो आशा इतना सब जो है आप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, विनेगर कंसंट्रेशन शुड नॉट बी मोर देन, सिरका की सांद्रता से अधिक नहीं हो। अब ये क्या पूछ रहा है परीक्षा में, यही मुझे नहीं मालूम। आपको समझ में आ रहा है कि विनेगर कंसंट्रेशन शुड नॉट बी मोर देन। अब अगर सिरके की सांद्रता कहां पूछ रहा है, भी नहीं पता, अचार में पूछ रहा है। ये सिरके में किसी चीज की अगर सांद्रता पूछ रहा हो तो भी जो है प्रश्न अलग हो जाता है। तो सिरके में अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो मिनिमम 2% होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 5% से ज्यादा जो है एसिटिक एसिड नहीं होना चाहिए। तो विनेगर में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है। और एसिड कहा जाए तो मैक्सिमम 5% एसिटिक एसिड की मात्रा है। अगर पूछा जाए कि सिरका जो है अचार में कितने % से ज्यादा नहीं, तो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन जो है एम्बिगुअस है, अगर इसको कोई क्लेम करेगा तो पूरी तरीके से ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना जो है आप क्लियर कट जो है समझ चुके होंगे। अब कुछ जो है प्रोडक्ट हैं जो फर्मेंटेशन से बनते हैं, जैसे कि सौर कैरेट। सौर कैरेट किससे बनता है? कैबेज से बनता है। और कैबेज में जो ल्यूकोनॉस्टिक होते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस नहीं, ल्यूकोनॉस्टिक जो है मेसोनोइड्स होते हैं, इनके कारण जो है सौर कैरेट बनाया जाता है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 2.5% साल्ट होना जरूरी है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का ये एक एग्जाम्पल है। तो स्टेप्टोकोकस, ल्यूकोनॉस्टिक, लैक्टोबैसिलस, ये सब जो है लैक्टिक एसिड के बैक्टीरिया हैं। आपके टीए में पूछा भी गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सौर कैरेट किससे बनाया जाता है? कैबेज से बनाया जाता है, व्हाइट कैबेज से बनाया जाता है। वहीं किमची का नाम जो है ये नापा कैबेज और रेडिश दोनों से बनाया जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज जो हैं, चाहे ल्यूकोनॉस्टिक हो या फिर आपके लैक्टोबैसिलस हो या फिर जो है आपके क्या सकते हैं स्टेप्टोकोकस हो, उन सभी से जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। और ये ट्रेडिशनल कोरियन डिश है, और ये जो है गोचुगारू चिली पाउडर इसमें यूज किया जाता है। वाइन किससे बनाई जाती है? ग्रेप से बनाई जाती है। और वाइन बनाने के लिए आपको सैक्रोमाइसस सेरीविसाई नाम के फफूंद की जरूरत होती है। बैक्टीरिया नहीं होते हैं,
ये क्या होते हैं, ईस्ट होते हैं। यूनिसेलुलर जो फंगस होते हैं उन्हें हम ईस्ट के नाम से जानते हैं। वहीं साइडर अगर देखोगे तो एप्पल से बनाता है, तो पहले साइडर बनाने के लिए आपको ईस्ट की जरूरत होगी जिससे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, फिर एसिटोबैक्टर एसिटाई से जो है एस्टिक एसिड में बदल देते हैं। वही छात्रों कांजी का नाम सुना होगा, कांजी ब्लैक कैरेट और बीट रूट से बनाई जाती है, लैक्टोबैसिलस स्पेसीज से। ये नॉर्थ इंडिया में जो है प्रोबायोटिक डाइजेस्टिव ड्रिंक के रूप में काफी ज्यादा पॉपुलर है। वहीं अगर देखें तो सिंकी या जो है गुंडरुक जो है मस्टर्ड और रेडिश लीफ से बनाई जाती है। और नाटा डी कोको कोकोनट वाटर है, ये भी कई बार पूछा गया, नाटा डी कोको किससे बनाया जाता है, और इसमें जो माइक्रोब्स होता है उसका नाम है कोमागेटोबैक्टर जाइलिनेसिस। ठीक है, ये चेवी जिडरमेट है जो प्योर बैक्टीरिया सेलुलोज से बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें आम में फसल के बाद होने वाला शारीरिक विकार क्या है, यानी तोड़ाई उपरांत जो है आम में कौन सा विकार जो है हो जाता है। तो तोड़ाई के बाद जो है आम में इसमें एक ही विकार होता है जिसका नाम है छात्रों आपका सैपबर्न। क्या नाम है, सैपबर्न नाम से जाना जाता है। सैपबर्न में जो अगर देखा जो तो एनाकार्डिक एसिड पाया जाता है और एक और सा जो है इसमें केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसके कारण हमारे छाले पड़ जाते हैं। उसका जो है आप कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं आपको आ रहा है तो हम बता देंगे कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। तो सैपबर्न जो है हमेशा तोड़ाई के बाद होता है। इंटरनल नेक्रोसिस हो या स्पॉन्जी टिश्यू हो, ये सब जो है तोड़ाई से पहले ही आ जाते हैं। ब्लैक टिप जो है ये भी तोड़ाई से पहले आता है, तो तोड़ाई के बाद जो है सैपबर्न। इसीलिए जो है जब भी हम आम को तोड़ते हैं तो डंठलों के सहित तोड़ते हैं और इसके बाद इसे न्यूट्रलाइज भी करते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू को इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट वैरायटी है जिसका नाम है अल्फांसो, अल्फांसो में स्पॉन्जी टिश्यू काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये कनेक्टिव हीट के कारण होता है, यानी जो आपका पेड़ है अगर उसकी मृदा बहुत अत्यधिक जो है गर्मी के कारण गर्म हो जाती है तो हीट जो है धीरे धीरे जो है आपके पेड़ से के माध्यम से होते हुए फल तक चली जाती है। वहां पे जो राइपनिंग हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं उनका काम जो है रुक जाता है, जिसके कारण जो है कुछ भाग जो है बिना पका रह जाता है, जिसे हम स्पंजी टिश्यू या स्पंजलाइज टिश्यू के नाम से जानते हैं। अगर आपसे ब्लैक टिप का कारण पूछा जाने तो सीधे बता देना, जो आपके ब्लैक लिंस होते हैं, भट्टे का धुआं जो होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज होते हैं, उनके कारण हो जाता है। साथ ही साथ जो है बोरान की कमी भी जो है जिम्मेदार होती है ब्लैक टिप डिजीज में। स्पॉन्जी टिश्यू हमने बताया कि कनेक्टिव हीट के कारण। वही क्लस्टरिंग झुमका का नाम आपने सुना होगा, तो झुमका जो है जब शुरुआत में कम तापमान हो जाता है, परागण की क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है, तो छोटे छोटे क्लस्टर्स बन जाते हैं और पूरी तरीके से अच्छे से पॉलिनेशन ना होने के कारण जो है फल गिर जाते हैं, तो इसको जो है झुमका नाम दिया गया है। वही इंटरनल नेक्रोसिस जो है बोरान की कमी से होता है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बाइनियल वेयरिंग कुल मिलाकर जो है अनुवांशिक कारण भी होते हैं क्योंकि बहुत सारी नॉर्थ इंडियन वैरायटी बाइनियल वेयरिंग शो करती हैं, और दूसरा कारण होता है सीएन अनुपात का कम होना। अगर जो है कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का रेशियो कम है तो भी आपको बाइनियल वेयरिंग दिखाई देगी। सॉफ्ट नोज की अगर बात करें तो नाइट्रोजन की अधिकता और कैल्शियम की कमी के कारण जो है सॉफ्ट नोज होती है। जेली सीड भी नाइट्रोजन की अधिकता और फल की जरूरत से ज्यादा पकने के कारण होता है। फ्रूट ड्रॉप जो है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, नमी या तनाव हो सकता है, इसीलिए फ्रूट ड्रॉप रोकने के लिए हम ऑक्सीजन का 10 से 20 ppm छिड़काव कर सकते हैं। फ्रूट क्रैकिंग जो है, अगर आप सूखा पड़ा है एकदम से भारी सिंचाई करोगे, बोरान और कैल्शियम की कमी है तो फ्रूट क्रैकिंग भी हो जाती है। टैपर टिप जो है अगर फ्लोराइड का पॉल्यूशन बढ़ गया है। सैप इंजरी जो है हमने बताया कि अम्लीय चोपी के कारण होता है। ठीक है, इसमें एक एनाकार्डिक एसिड पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है उसके बारे में हम आपसे पूछे भी हैं। वहीं अगर आप देखो क्लोरोसिस लोहे की कमी के कारण होता है। वहीं चिलिंग इंजरी 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर जो है हम स्टोर करते हैं आम को तो वहां पे चिलिंग इंजरी दिखेगी। तो इसलिए आम का स्टोरेज टेम्परेचर क्या है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोल्ड स्टोरेज में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है तो CO2 इंजरी भी आपको दिखाई देती है, और जरूरत से ज्यादा देर तक अगर आपने हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर दिया, वेपर हीट ट्रीटमेंट कर दिया तो लेंटिसेल स्पॉटिंग नाम का विकार जो है मैंगो में पाया जाता है। छात्रों अगला देखते हैं, फ्रीडम फ्रॉम वेरिएबल एरर इज नोन एज, चर त्रुटि से स्वतंत्रता क्या कहलाती है। अगर चर त्रुटि से स्वतंत्रता पूछी जाए तो सीधे बताना इसका होता है रिलायबिलिटी। क्या होती है, रिलायबिलिटी, आप याद कर लो। और जब आपसे पूछे स्थिर त्रुटि जो कांस्टेंट एरर से स्वतंत्रता है तो इसको वैलिडिटी के नाम से जानते हैं। तो चर त्रुटि जो है परिणामों की निरंतरता और स्थिरता दोनों से संबंधित है, लेकिन सटीकता से संबंधित क्या है आपका वैलिडिटी है।
तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप एक मशीन पे बार बार जो है अपना वजन तोल रहे हैं और आपका वजन हर बार 5 किलो कम बताता है, तो ये आपकी क्या हो गई, रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी का मतलब आपका वजन जो है हमेशा बराबर बता रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछे जाए कि फ्रीडम फ्रॉम वेरिएबल एरर क्या है, तो आप बता देना इसे बोलते हैं रिलायबिलिटी। अगर पूछे कांस्टेंट एरर से फ्रीडम क्या कहलाएगी, तो इसे वैलिडिटी के नाम से जानेंगे। इस टेबल से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी वैरायटी है, तो पूसा हाइब्रिड 4 एक प्रकार से टोमेटो की वैरायटी है। क्या है, टोमेटो की। बनाना की अगर आपसे पूछेगा तो G9 पूछ लेगा, ठीक है, ग्रैंड नेने, ये टिश्यू कल्चर वैरायटी है। वहीं अगर देखा जाए ट्रिपल ए जीनोम है, वहीं पुवन पूछ लेता है, इसके अलावा नेंड्रन पूछ लेता है। ये सब बनाना की वैरायटी हैं जो आपको काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। वहीं अगर आप देखेंगे पोटैटो की जितनी वैरायटी हैं कुफरी से होंगी वैरायटी, कुफरी सीतमान हो गया, ये जो बहुत सारी वैरायटीज जो हैं आपसे कुफरी सिंदूरी पूछ लेगा। टमाटर की वैरायटी पूछी गई है पूसा हाइब्रिड 4। ब्रिंजल से पंत ऋतुराज वगैरह भी वैरायटी आपसे क्या होती है, पूछी जाती हैं। तो अगर देखा जाए कौन कौन सी जो है टोमेटो की वैरायटी आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती है, अर्का रक्षक काफी ज्यादा पूछी जाती है। ये IIHR बेंगलुरु से निकली है, ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंस है। इसमें 3 डिजीज है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, बैक्टीरियल विल्ट और अर्ली ब्लाइट। तीनों डिजीजेस में नहीं लगती हैं। तीनों के वैज्ञानिक नाम क्या है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। वहीं इसका भाई भी है जो ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट है, जिसका नाम है अर्का सम्राट। अर्का सम्राट टोमेटो की है, तो पंत सम्राट किसकी वैरायटी आप बता दीजिए। पूसा शीतल IRI न्यू दिल्ली से निकली थी, कोल्ड सेट के नाम से इसे जाना जाता है। लो नाइट टेम्परेचर पे भी इसमें फ्रूट सेट हो जाता है, तो ये भी वैरायटी आपसे काफी ज्यादा छात्रों पूछी जाती है। वहीं छात्रों अगर देखा जाए पूसा हाइब्रिड 1 जो है ये IRI न्यू दिल्ली से निकला था। ये हीट टॉलरेंट है, यानी हाई टेम्परेचर पर भी ये फ्रूट सेट करता है, इसीलिए हॉट सेट के नाम से इसे छात्रों जाना जाता है। वहीं अगर देखा जाए अर्का मेघाली भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। पूसा मेघाली है, ये कौन सा है, अर्का मेघाली है, ड्रॉट टॉलरेंट है, रेनफेड एरिया में लगा सकते हो। हिसार लिलित पूछा जाता है। हिसार लिलित जो है नेमेटोड रेजिस्टेंट है, जो मेलियोडाइजियोजाइन स्पेसीज है, यानी रूट नॉट नेमेटोड इसमें नहीं लगता है। यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो तो अंगूर लता आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अंगूर लता जो है किचन गार्डन में लगा सकते हो, और ये जो है इनडिटर्मिनेट होती है, यानी जो हमेशा बढ़ती ही रहती है किस्म, यानी कि कोई भी टर्मिनेशन नहीं होता है। जो सेंट्रल एक्सिस है बढ़ती रहे तो इनडिटर्मिनेट होती है, और अगर सेंट्रल एक्सिस बढ़ना रुक जाए तो उसको डिटर्मिनेट वैरायटी बोलते हैं। तो अंगूर लता गमलों में लगा सकते हो, किचन गार्डन में लगा सकते हो, और यूपी में एग्जाम देने आए हो तो पूछते हैं। रोमा और सियोक्स के बारे में, अगर रोमा एक इंट्रोड्यूस वैरायटी प्रोसेसिंग के लिए अच्छी है, और ये पियर शेप्ड वैरायटी है, जबकि सू वैरायटी जो है ये इंडिया में विटामिन सी और फ्लेवर बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। फ्लेवर सेवर भी पूछता है, ये जो है कैलजीन बायोटेक के द्वारा जो है डेवलप की गई है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ये टोमेटो देर में जो है क्या होते हैं, राइप होते हैं। इसमें जो एंजाइम है जिसका नाम है पॉलीग्लैक्टोनेज एंजाइम, इसको डिले कर दिया जाता है, जिससे टोमेटो जल्दी पकते नहीं है और उनकी ज्यादा दिनों तक क्या रहती है, सेल्फ लाइफ रखती है। S12 या जो है प्रकर या मरुथन वैरायटी जो है म्यूटेंट वैरायटीज है, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। अब अगला है अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इस कथन का आधार क्या है। अर्थशास्त्र विज्ञान है, ये कैसे कहोगे। पहला, कारण और प्रभाव के बीच का संबंध। बिल्कुल सही बात है कि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि अगर मांग कब बढ़ेगी और जो है मूल्य कब बढ़ेगा, तो पूरे कारण भी बताता है, और इसके बाद जो है प्रभाव के बीच में उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसके बीच का भी संबंध बताता है। और यही संबंध कौन बताता है, यही सेम संबंध जो है छात्रों साइंस भी बताती है। वहीं दूसरा है कि नियमों को बनाने के लिए वियोजक और उत्पादन का भी उपयोग किया जाता है और प्रयोग भी किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 1, 2 और तीनों जो हैं सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तालाबों से सिंचाई अधिक प्रचलित है। तो तालाबों से सिंचाई वहां पे की जाती है जहां पे जमीन में जो है पानी सूख के ज्यादा बर्बाद नहीं होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, एरिड और सेमी एरिड रीजन जहाँ पे क्या है कम वर्षा होती है, वहां पे तालाबों में सिंचाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो तालाबों में अगर पानी भरोगे तो आधे से ज्यादा जो है अंडरग्राउंड चला जाएगा। अगला है नियमित वर्षा वाले तटीय क्षेत्र, जहां हमेशा वर्षा होती है वहां भी तालाब बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नियमित ही हो रही है। असमान और अत्यधिक मौसमी वर्षा वाले चट्टानी पठारी क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है, जहां पे बहुत ही अनइवन बारिश होती, कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई, और जब हुई तो काफी ज्यादा हुई। और क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे क्या है कह सकते हैं पठारी क्षेत्र हैं, या क्या कह सकते हैं अनइवन और हाईली सीजनल रेनफॉल, तो वहां पे चट्टानी पठारी क्षेत्र है,
पठार जो है पर्वत से छोटे होते हैं। और क्या क्या अंतर होता है बता सकते हो? वहां पे ये सिंचाई वरदान है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी बारिश हुई तो उसे हम क्या कर सकते हैं, संग्रह करके रख सकते हैं। और यहाँ अपने आप देखोगे पठारों पे तो गड्ढे बन जाते हैं, तो उनको आसान है कुएं में इकट्ठा करना भी। बारहमासी नदियों और प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी नहीं करते हैं। तो ये जो यहाँ पे पठारी रॉकी प्लेट्यू रीजन्स होते हैं, यहाँ पे सीजनल रिवर्स पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? सीजनल पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं छात्रों कि मुख्य रूप से भारत में किस प्रकार का मक्का उगाया जाता है? तो मक्का उगाने के लिए भारत में सबसे ज्यादा फ्लिंट कॉर्न उगाया जाता है, और सबसे सर्वाधिक जल्दी तैयार होने वाला जो है मक्का है। ठीक है, फ्लिंट कॉर्न। इसको जिया मेज इंडुराटा के नाम से जानते हैं, और ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं मेज के नाम। तो भारत में सर्वाधिक इसी की खेती होती है, कठोर और गोल दाने इसमें पाए जाते हैं। डेंट कॉर्न का नाम क्या है? जिया मेज इंडेंटा के नाम से जाना जाता है। ये यूएसए में सबसे ज्यादा खेती होती है। दाने के ऊपरी हिस्से में दांत में जैसे गड्ढा होता है, वैसे इसके दाने में भी दिखाई देता है। कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं। स्वीट कॉर्न की बात करें तो मीठा जिया मेज सैकेराटा है, इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है, कैनिंग के लिए अच्छा है। और वैक्सी कॉर्न जो है जिया मेज साइनेंसिस जो है, इसमें स्टार्च काफी ज्यादा पाया जाता है। स्टार्च किस फॉर्म में पाया जाएगा? एमेलोपेक्टिन में। इसे चिपचिपा बनाता है। तो इन मेज के जो वैरायटीज हैं, इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर लिए, इसलिए ज्यादा नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। भारत में सबसे प्रमुख फसल प्रणाली कौन सी है? तो आप सभी को पता है, राइस और व्हीट जो है सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला क्या है? फसल प्रणाली या क्रॉपिंग सिस्टम है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इसे आप कृपया गलत ना करें। निम्नलिखित में से कौन बीजों का एक वर्ग नहीं है? तो फाउंडेशन सीड है, आप जानते हो फाउंडेशन सीड है। और फाउंडेशन सीड का अगर आप देखोगे टैग कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। अब फाउंडेशन सीड के बाद जो है सर्टिफाइड सीड है, तो सर्टिफाइड सीड का अगर आप देखोगे एजोर ब्लू कलर का होता है। इसके अलावा ब्रीडर सीड का क्या होता है आपका? येलो कलर होता है। तो ब्रीडर सीड जो है न्यूक्लियस सीड से बनता है। किससे बनता है? न्यूक्लियस सीड। तो नाभिकी जो बीज है उससे कौन बनेगा? ब्रीडर सीड। यानी नाभिकी सीड जो है वो पेरेंट है किसका? ब्रीडर सीड का। और ब्रीडर सीड क्या है? इसकी प्रोजनी है। ब्रीडर सीड किसकी प्रोजनी है? न्यूक्लियस सीड की है। ठीक, क्लियर हो गया। और ये क्या हो गया? पेरेंट हो गए, पिताजी हो गए इसके। अब ब्रीडर सीड किसके पेरेंट है? फाउंडेशन सीड के हैं। किसके हैं? फाउंडेशन सीड के हैं। और फाउंडेशन सीड किसके पिताजी हैं इंडिया में? सर्टिफाइड सीड के हैं। विदेशों में रजिस्टर्ड सीड पाया जाता है, तो रजिस्टर्ड सीड भी फाउंडेशन सीड से बनता है। और रजिस्टर्ड सीड की प्रोजनी भी जो है क्या हो सकती है? सर्टिफाइड सीड हो सकती है। तो यहाँ पे दो नए क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकता है आपका कि फाउंडेशन सीड की प्रोजनी है, फाउंडेशन सीड की प्रोजनी ऑप्शन दे दिया आपको ब्रीडर सीड, दूसरा दे दिया रजिस्टर्ड सीड, तीसरा दे दिया सर्टिफाइड सीड, और चौथा दे दिया दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा दोनों जो है फाउंडेशन सीड की क्या है? प्रोजनी हो सकती हैं। ऐसे ही पूछ सकते हैं आपका कि सर्टिफाइड सीड का पेरेंट है फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, ब्रीडर सीड, या फिर पहला और दूसरा दोनों। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हल करने को आप जाने, जो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेसिस पे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं छात्रों, पूछा क्या गया है प्रश्न। तो इसमें कौन सा सीड नहीं है? एज सीड या धारदार सीड कोई भी नहीं है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम नीम प्लांट, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बायो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड पे काफी ज्यादा जो है फोकस रहता है। तो मैलाथियाना पे केमिकल है, अजाटी रेस्टिन नाम से भी स्पष्ट है कि ये नीम से ही निकाला जाता होगा। और नीम का बॉटनिकल नेम क्या है? अजाती रचिटा इंडिका के नाम से नीम जाना जाता है। नीम किस फैमिली का है? मिलिएसी फैमिली का है। यह एक मेडिसिनल ट्री है छात्रों, ये क्या है? मेडिसिनल ट्री है। और इससे जो है इंसेक्टिसाइड भी निकाला जाता है, जिसका नाम क्या है? अजादी रेस्टिन। वही पैरेथ्रीन काफी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पैरेथ्रीन जो है एक क्राइजेंथेमम सैनेरीफोलियम, जिसको अब जो है टैनासीटम सैनेरीफोलियम के नाम से जाना जाता है, इससे पैरेथ्रीन निकाला जाता है और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगर फिर भी आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत शर्म की बात है, लेकिन जो बच्चे कर ले रहे हैं वो अच्छी बात है। वहीं अगर देखेंगे तो एक होता है रोटीनोन, रोटीनोन जो है डेरिस इलिप्टिका से निकाला जाता है, भी इंसेक्टिसाइड है। निकोटिन, ये निकोटिनिया टोबैकम से निकाला जाता है, इसी में पूछा भी शायद गया है। एलिसिन जो हेलियम सटाइम यानी कि लहसुन से निकाला जाता है, ये फंजीसाइड और इंसेक्ट रिपेलेंट है, इसकी मैक से इंसेक्ट नहीं आते हैं। वहीं अगर देखें तो रेनोरेटरिया एक्सट्रैक्ट जो है रेनोटेरिया, इसके लिनेंसिस से निकलता है। रेयानोडाइन जो है राइनिया स्पेसिया से निकलता है, ये भी इंसेक्टिसाइड है। वही लिमोनिन, लिमोनिन किससे निकलता है? सिट्रोस लिमोन,
से निकलता है, सिट्रस साइनेंसिस से ये इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है। यूजिनॉल और थाइमोल जो है सीजियम एरोमोटिकम या थाइमस वल्गैरी से निकाला जाता है। यह एक फंजीसाइड का काम छात्रों करता है। तो आशा है आप ऐसे प्रश्न भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 1948 वाज अवार्डेड टू पॉल हरमन मूरल फॉर द डिस्कवरी ऑफ व्हिच हाई एफिशिएंसी कॉन्टैक्ट पॉइजन अगेंस्ट सेवरल आर्थ्रोपोड्स। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 1948 में पॉल हरमन मूलर को एक नोबेल पुरस्कार मिला था। उनको इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला था कि उस समय जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय महामारी काफी चल रही थी, यानी जूं थे, मच्छर थे, उनसे बचाने के लिए उन्होंने एक क्या किया, एक केमिकल रिलीज किया जिसका नाम था डीडीटी। किसका नाम था? डीडीटी। तो डीडीटी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि बाद में डीडीटी काफी खराब रहा, जितना मनुष्यों को तो बचाया लेकिन उससे ज्यादा एनवायरमेंट को क्या किया, खराब किया। तो देखें तो इसका नाम पूरा अगर पूछा जाता है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। बायोमैग्निफिकेशन भी होता है। जैसे जैसे हम किसी भी फूड चेन में ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है। मान लो अगर ये तालाब में पहुंच गई तो तालाब में फाइटोप्लैंक्टन है, और फाइटोप्लैंक्टन को खाया किसने? ग्रास हापर ने। ग्रास हापर को मेढक ने खा लिया, और मेढक को क्या खा लिया? सांप ने। सांप को किसने खाया? मोर ने खा लिया। तो जो मात्रा डीडीटी की फाइटोप्लैंक्टन में होगी वो सबसे न्यूनतम होगी, और सबसे अधिक मात्रा देखोगे तो किसमें मिलेगी? लास्ट वाले में, जो गिद्ध ने खाया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन के नाम से छात्रों जाना जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या था? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन नाम से जाना जाता है। केमिकल क्लास इसका क्या है? ऑर्गेनोक्लोरीन है। क्या है इसका केमिकल क्लास? आपका ऑर्गेनोक्लोरीन के नाम से जाना जाता है। पेस्टिसाइड टाइप पे कौन सा है? कॉन्टेक्ट स्टोमक पॉइजन है, नर्व टॉक्सिन होता है। की डिस्कवरी इसकी पॉल जो है हरमन मूलर ने 1939 में किया था, और 1948 में इन्हें हम बहुत सारे मानवों की जान बचाने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, वही छात्रों इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स भी है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और इसका बायो मैग्निफिकेशन होता है। इसका क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन। आपसे पूछता है एग्जाम में फिकेशन, अब पूछ ले किसका होता है? डीडीटी। इसमें मुख्य फैट सॉल्युबल होता है, फैट में जमा हो जाता है। बायो मैग्निफिकेशन देखो नीचे लिखा भी है कि जो है कंसंट्रेशन जैसे जैसे फूड में जाएंगे उतना बढ़ जाता है। मेजर इंपैक्ट क्या है? मेजर इंपैक्ट जो इगसेल होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं प्रीडेटरी बर्ड्स, उनके जो इगसेल होते हैं वो क्या हो गए? कमजोर हो गए। एक बुक आई थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग 1962 में। इसको लिखा था रेचल कार्सन ने। उन्होंने डीडीटी को वहां पे एक्सपोज किया कि इससे जो है पर्यावरण में काफी जो है नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, इसका हमें जल्द क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। करंट स्टेटस क्या है? इसे बैन कर दिया गया। एक जो है स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुआ था 22 मई 2001 को, उसके बाद से इसे बैन कर दिया गया। 2004 से ये लागू भी हो गया था। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं छात्रों। आगे अगर चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है आपसे। आगे पूछा गया है स्पोरोफाइटिक इनकम्पेबिलिटी रिएक्शन ऑफ pollen is governed by the genotype of the plant on which the pollen is produced and not by the genotype of the pollen was first reported by in the Parthenium। तो पराग की स्पोरोफाइटिक जो असंगति जो पार्थेनियम में खोजी गई उसमें क्या बताया गया? जीनोटाइप द्वारा नियंत्रित होती है, जिस पर पराग का उत्पादन होता है, ना कि पराग के जीनोटाइप द्वारा। ठीक है, दो चीजें बताई गई, एक स्पोरोफाइटिक बताई गई और दूसरी जो है गैमेटोफाइटिक की बात की गई। ठीक है, तो स्पोरोफाइटिक में क्या था? जो डिप्लॉयड जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट था, ठीक है, जहां पे पॉलन प्रोड्यूस होते हैं, वो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी को गवर्न करता है कि पॉलन को जर्मिनेट होना है या नहीं होना है। जबकि गैमेटोफाइटिक में जो है हैप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन इटसेल्फ, पॉलन खुद डिसाइड करता है उसे जर्मिनेट होना है या नहीं होगा। पॉलन जाएगा, स्टिग्मा से मिलेगा, एक स्टिग्मा के बाद जर्मिनेट भी होगा, लेकिन जैसे ही क्या होने वाला होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, वैसे पॉलन डिसाइड करेगा कि हमें अगर सेम जो है आपके एलील्स मिल जा रहे हैं तो पॉलन पीछे हट जाएगा। लेकिन से स्पोरोफाइटिक में पॉलन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा प्लांट, ठीक है, तो सेम वंश का है। पहली बार डिस्कवरी अगर देखा जाए एसएसआई की किसने की थी? गर्स्टेल ने जो है पार्थेनियम अर्जिनेटम में की थी, काफी ज्यादा पूछा जाता है। और ह्यूज एंड बैबकुक ने जो है किसमें की थी? क्रेप्सिस फोएटिडा में की थी। जबकि जीएसआई की जो ईस्ट और मैंगलस्वॉप ने की थी। वहीं अगर देखा जाए तो साइट ऑफ इनहिबिशन कहाँ है? स्टिग्मा सरफेस। तो स्पोरोफाइटिक में क्या है? स्टिग्मा सरफेस पे ही पॉलन जर्मिनेट नहीं करता है, क्योंकि स्टिग्मा वाला प्लांट डिसाइड करता है कि भैया ये पॉलन तो जो है सेम स्पेसीज का आ गया है, सेम ही एलील्स है इसमें, तो इसको हम जर्मिनेट नहीं होने देंगे।
वहीं दूसरी ओर जो है स्टाइल की जो मोस्ट मैट्रिक्स है, पोलन ट्यूब ग्रोथ जो है वो पूरी तरीके से नहीं होती और ब्रस्ट हो जाती है। ये किसमें होता है? गैमेटोफेटिक। पॉलन जाएगा, जर्मिनेट करेगा, ट्यूब आगे बढ़ाएगा, लेकिन आखिरी में देखेगा कि सेम ही एलील्स पाई जा रही हैं, तो वहां पे ब्रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है इसमें अगर देखा जाए तो किसने इसकी खोज की थी? जर्स्टेल ने जो है पार्थेनियम अर्जिनटेटम में खोज की थी। किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता की अधिकतम मात्रा होती है? तो जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा रेगुर सॉइल में होती है, जो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आखिर रेगुर सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ जो अगर इंटरनेशनल यूएसडीए का क्लासिफिकेशन देखें तो वर्टिसोल्स के अंतर्गत, ऑर्डर के अंतर्गत ये आती है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जो बेसल्टिक लावा रॉक होती है डक्कन ट्रैप की, उनके द्वारा ये बनती है। ये हाईएस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जितनी भी सॉइल्स हैं सबसे ज्यादा इन्हीं में होती है, क्योंकि क्ले की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। इनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर इसमें जो है कम पाया जाता है। छात्रों, कलर अगर देखें तो डीप ब्लैक कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है टिटिनिफेरम मैग्नाइट और क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। टेक्सचर और क्ले टाइप की बात करें तो हाईली क्ले टेक्सचर है, 40 से 50% के ऊपर जो है इसमें क्ले पाया जाता है। डोमिनेटेड है ये कौन से मिनरल से? उसका नाम है मोंट मोरिलोनाइट। क्ले मिनरल है, हाई सॉइलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी पाई जाती है। यूनिक बिहेवियर क्या है? जब ये वेट होंगी तो स्टिकी हो जाएंगी और प्लास्टिक की तरह दिखाई देंगी, और जैसे ही सूखेंगी वैसे क्रैक्स दिखेंगी, और ऐसे क्रैक्स दिखेंगे जैसे अपने आप मिट्टी में प्लाविंग हो गई। इसीलिए इनको सेल्फ प्लाविंग जो है सॉइल्स के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, रेगुर सॉइल को। और रेगुर सॉइल आपके जो है एजीटीए में पूछी गई थी, और आपसे एक वीडियो में कहा भी था अगर ये आप नहीं लगा पाए तो कुछ नहीं लगा पाएंगे। तो फिर मैं कह रहा हूं कि अगर ये प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत होगी आपको सिलेक्शन लेने में। ठीक है, कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका में ज्यादातर पाई जाती हैं। इंडिया में अगर देखोगे तो मिर्जापुर की ओर भी आपको दिखेंगी, यूपी में। ठीक है, इसमें कौन सी क्रॉप अच्छी होती? कॉटन सबसे अच्छी होती, प्यारी कॉटन है। फिर सोयाबीन जी भी हो जाते हैं, शुगर कैन भी उगा सकते हो, वीट और सिट्रस उगा सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से सोयाबीन और कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। एमपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ब्लैक कॉटन सॉइल ना पूछी जाए ऐसा मुश्किल ही है। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्टेबिलिटी, इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स इन द प्लांट प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड इज कॉल्ड। ठीक है, संयंत्र में विदेशी जीनों के पेश करने की स्थित रूप से एकीकरण अभिव्यक्ति और प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको आपको क्या कहते हैं? जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंगल सेल हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हो, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की बात है। जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आप जानते होगे, तो ट्रांसक्रिप्शन में आपका आरएनए जो है बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों मिलकर जो है आपका क्या बनाते हैं? जीन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लेना इसको, आप जो को हम जो है बायोटेक्नोलॉजी में शायद पढ़ा चुके हैं, उस वाले में पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। आगे छात्रों देखते हैं कौन से कीटनाशक गैर जैव निम्नीकृत हैं और इन्हें रिकैल्सिट्रेट कीटनाशक के नाम से कहा जाता है। तो रिकैल्सिट्रेट जो कीटनाशक होते हैं छात्रों, वह कीटनाशक होते हैं जो अत्यधिक स्थिर रहते हैं, यानी अगर एक बार फूड चेन में घुस गए तो दोबारा उनको खत्म होना मुश्किल है, उनका बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है, जिसका मैंने कॉमन एग्जांपल डीडीटी बताया था। ऐसा ही एक था इंडोसल्फान, इंडोसल्फान को भी बैन कर दिया गया है, और एल्ड्रिन धूल, ये सभी जो है इंसेक्टिसाइड को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। ये सब जो है रिकैल्सिट्रेंट जो है क्या कहलाते हैं? कीटनाशक वर्ग कहलाते हैं। ये सब आर्गेनोक्लोरीन में आते हैं। एक आर्गेनोफॉस्फेट होते हैं, ये जल्दी नष्ट हो जाते हैं, या कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जब मैलाथियन, पैराथियन। उसी तरीके से तीसरे हैं ट्राइजेंस, जो पूछा गया है ट्राइजाइंस। ट्राइजेंस जो है मध्यम स्थिर वाले हैं, मुख्य रूप से खरपतवारनाशी होते हैं, जैसे एट्राजिन और सीमाजिन। वही डाल्पोन जो है आसानी से नष्ट होने वाले होते हैं। ठीक है, एलिफैटिक शाकनाशी होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो है आर्गेनोक्लोरीन जो है सही ऑप्शन है। काली मिट्टी का रंग काला जीवांश लौह एवं किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो काली मिट्टी का काला रंग जो है एल्युमिनियम और लोहे के जीवांश के कारण होता है। तो ये आपसे देखो फिर से एमपी के एग्जाम में काली मिट्टी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है उसमें क्या पाया जाता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम और जीवांश पाए जाते हैं। गहरा काला और भूरा इसका रंग होता है। लाल मिट्टी क्यों होती? फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है लाल मिट्टी, सॉइल साइंस के पहले वाले लेक्चर में हमने बताया भी है आपको। वही लेटेराइट मिट्टी अगर देखोगे तो लोहा और एल्युमिनियम दोनों के हाइड्री जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके कारण, हाइड्रेटेड ऑक्साइड के
कारण होता है। वहीं जलोढ़ मिट्टी जो है, एलुवियल सॉइल जो है, महीन सिल्ट के कारण जो है और सीमित कार्बनिक पदार्थ होने के कारण जो है ग्रे कलर की दिखाई देती है। जलोढ़ मिट्टी जो खादर और बांगर, जो नई मिट्टी होती है उसे खादर और पुरानी को बांगर कहते हैं। खादर अधिक उपजाऊ होती है बांगर की अपेक्षा। और देखेंगे बांगर में जो है बहुत मिट्टी के बड़े बड़े बालू के जो ढेर हो जाते हैं उनको भूड़ के नाम से जानते हैं। आगे कंफ्यूजन तकनीकी में फेरोमोन कोटेड पेपर स्ट्रिप को एक क्षेत्र पर फेंक दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो फेरोमोन ट्रैप्स, फेरोमोन्स होते क्या हैं? एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो मादा कीटों के द्वारा या मादा द्युधारियों के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। और इन फेरोमोन्स को जो है क्या करके डिटेक्ट करके जो मेल होते हैं फीमेल को क्या करते हैं? ढूंढते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसान क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि फेरोमोन ट्रैप्स जो हैं या कार्ड जो हैं वो बना लेते हैं और पूरे जो है खेत में क्या कर देते हैं? लगा देते हैं, जिससे नर कीट भ्रमित हो जाता है और फीमेल कीट के साथ मेटिंग नहीं कर पाता है, जिससे उनका जो है पॉपुलेशन कम हो जाती है। दूसरे फेरोमोन ट्रैप होते हैं, इसमें जो है फेरोमोन्स जो है एक किसी भी आप देख सकते हो यहाँ पे फनल शेप बना सकते हैं, चिपकू फनल ट्रैप जिसको बोलते हैं। तो फनल फेरोमोन ट्रैप जो है मॉनिटरिंग के लिए भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में इसमें मेल जो कीट है उनको चिपका भी दिया जाता है। तो इसमें फेरोमोन्स जो है फीमेल वाले होते हैं, इंसेक्टिसाइड का भी लेप लगा देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे कीट क्या हो जाते हैं? मादा समझ के वहां पे आते हैं और चिपकते जाते हैं और मरते जाते हैं। तो एक प्रकार का ये हनी ट्रैप किया गया, किसके साथ? कीटों के साथ। तो नर मादा दोनों कीटों को भ्रमित करते हैं ताकि वे एक दूसरे का पता लगाने में असमर्थ हो। तो केवल नर को करते हैं, मादा को नहीं करते हैं। नर कीटों को पीछे हटाने के लिए भ्रमित करते हैं, ये भी नहीं है। नर कीटों को भ्रमित करते हैं ताकि वो मादा कीटों का पता लगाने में असमर्थ हो, ये सही है। मादा कीटों को पीछे हटने के लिए भ्रमित नहीं करते हैं, ठीक है, बैक नहीं होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। आगे है which of the following is the following is the best fertilizer for basal application in paddy puddled। which of the following is the best, ठीक है, 2 बार हो गया, is the best fertilizer for basal application ऑफ पैडी पडल्ड फील्ड। अगर पैडी की पडल्ड फील्ड है तो उसमें डाई अमोनियम फास्फेट अच्छा रहेगा, क्योंकि धान जो है वो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। जितने भी हैं या तो आप देखोगे नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, लेकिन धान जो है किस फॉर्म में लेता है? अमोनिकल फॉर्म में लेता है। इसीलिए डाई अमोनियम फास्फेट जो है पडल्ड सॉइल के लिए अच्छी है, साथ साथ में इससे फास्फोरस भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा क्या है? डीएपी है। अगर आपको फोलियर स्प्रे करना है तो यूरिया डाल सकते हो। अगर सल्फर जो है कुछ की कमी है तो अमोनियम सल्फेट डाल सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से जो है डीएपी अच्छा है। वह कौन सा लक्षण नहीं जिसे फसल के पौधे में शामिल किया जाना चाहिए? तो कौन सा लक्षण जो है आपको क्रॉप प्लांट में शामिल नहीं करना चाहिए? उपज में वृद्धि शामिल कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रोगजनक के लिए प्रतिरोध क्षमता और अच्छी बात है। पर्यावरणीय तनाव के प्रति सहनशीलता में कमी हुई, गलत बात है। सहनशीलता में कमी होगी कोई क्रॉप होगी ही नहीं, तो इसे हम शामिल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैरेक्टर पे भी रीडिंग करोगे? नहीं करोगे। आगे देखें तो इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसे हमें जो है शामिल नहीं करना चाहिए किसी भी क्रॉप प्लांट के ट्रेट में, अगर हम उसे ऑब्जर्व कर रखते हैं। आगे वैश्विक कृषि व्यापार में भारत का हिस्सा लगभग कितने %? तो वैश्विक कृषि व्यापार में भारत का जो है हिस्सा लगभग 2.5% है, अगर देखा जाए। 8.5% के आसपास अगर हम देखेंगे तो टोटल फूड ग्रेन में है। नया डेटा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। वहीं 24 से 25% तक दुग्ध उत्पादन में भारत का हिस्सा दिखाई देता है। आगे देखते हैं which of the following not communication process, निम्नलिखित में से संचार की कौन सी प्रक्रिया नहीं? ये फिर से एक्सटेंशन का है। तो इनकोडिंग होती है, सोर्स जरूरी है, बैठक नहीं होती संचार में, ट्रांसमिशन होता है। तो एक होता है सेंडर जी जो कोई संदेश भेजना चाहता है वो सेंडर है। आप जो फेसबुक वगैरह पे संदेश भेजते हो आप सेंडर हो गए। अब सेंडर जी सोचेंगे कि हमें संदेश ऐसा लिखें जो सामने वाले को भेज रहे हो समझ जाए। ऐसा संदेश लिखने का कोई मतलब नहीं कि सामने वाला समझ ही ना पाए, और जो सामने वाला समझ नहीं पाएगा तो फिर क्या है, संदेश भेजने का मतलब ही कुछ नहीं है। तो सेंडर जी जो है इस संदेश को इनकोड करते हैं अपने मन में कि कविता लिखें या लिखे कहानी, क्या लिखें जिससे सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको क्या बोलते हैं? इनकोडिंग बोलते हैं। अपनी भाषा में जो लिख रहे हैं ऐसी भाषा में जो रिसीवर को समझ में आए। फिर ये मैसेज जो है रिसीवर को सेंड होता है, और रिसीवर को सेंड होने से पहले रिसीवर इसे जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो इसे डिकोड किया जाता है। रिसीवर अपनी भाषा में इसे क्या करता है? समझता है। अब सेंडर को कैसे पता चला कि रिसीवर के पास जो है मैसेज पहुंच गया? आप कहोगे सर वो देख लेगा सीन, ठीक है, बहुत लोग सीन नहीं लगाते हैं, ऑलरेडी सीन। तो रिसीवर जो है एक फीडबैक देगा
आपके प्रश्न का एक उत्तर देगा सेंडर को, तो समझ में आएगा सेंडर ने रिसीवर को जो भेजा था वही रिसीवर ने समझा या कुछ और समझ लिया। इसके अलावा जो है इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर नॉइस होने लगा, बीच में शोर हल्ला होने लगा या कोई भी चीज होने लगी और आपका रिसीवर मैसेज ही नहीं पढ़ पाया तो अर्थ नहीं जान पाया, तो वहां पे नॉइस जो है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ पे कहीं भी बैठक की स्थिति कम्युनिकेशन प्रोसेस में नहीं आती। वर्बल नॉन वर्बल कई प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, वह सब हम पढ़ लेंगे। एक्सटेंशन के जल्द ही लाया जाएगा आपको पूरे का पूरा क्लास। इंस्टेंट एक्सटेंशन, इंस्टेंट इकोनॉमिक्स। ऑप्टिमम सीड रेट फॉर पिजन पी फॉर और रेडग्राम। रेडग्राम या पिजन पी का जो ऑप्टिमम सीड रेट है वो 12 से 15 केजी है। आप इस वाले उसमें देख सकते हैं कि जो पिजन पी उसका नाम कजेनस कजान होता है, ठीक है। वैरायटी बाई कलर, ये अरहर है। और ये लेट मैच्योरिंग पेरिनियल टार ब्रांच जो है 4 से 5 जो है इसमें ग्रेन पॉड में पाए जाते हैं। तो लेट मैच्योरिंग पेरिनियल जो रह रहे हैं उसको कजेनस कजान वैरायटी बाई कलर बोलते हैं। और कजेनस कजान वैरायटी फल्बस जो है अर्ली मैच्योरिंग है, एनुअल शार्ट ग्रोन है, साउथ इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। अगर देखेंगे तो इंडिया जो है प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, फिर मालवी है, फिर जो है मेहमेयार है। वहीं उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे अरहर उत्पादन में, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात है। लेकिन छात्रों ये जरूर देख लेना कि नया डाटा क्या है। महाराष्ट्र एरिया में नंबर 1 पे है, कर्नाटका दूसरे नंबर पे है। तो इंडिया लगभग 90% एरिया और 85% प्रोडक्शन जो है ग्लोबल बेसिस पे इंडिया में ही होता है। यह एक डीप रूटेड सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है क्योंकि लेगुमिनेसी है। शॉर्ट डे प्लांट है, C3 प्लांट है। ये मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। जितनी भी पल्सेज हैं उसमें ड्रॉट सहने की क्षमता इसकी ज्यादा है क्योंकि इसका रूट सिस्टम जो है डीप रूट सिस्टम होता है। सीड रेट हमने बताया 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर है और सी स्पेसिंग 60 गुणे 15 है। सोइंग टाइम कब इसे लगाते हैं? फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून में या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में से लेट मैच्योरिंग क्रॉप को लगा देते हैं। प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है खरीफ की? 55,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर और विंटर क्रॉप की जो है 3.3 लाख प्लांट्स पर हेक्टेयर होता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स इसका काफी कम है, 0.19 से लेकर 0.225। जितनी भी पल्सेज हैं सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स इसी का है, यानी दाने इसमें काफी कम बनते हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ काफी ज्यादा होती है, ठीक है। ड्रॉट टॉलरेंट हमने बता दी क्योंकि इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है जो काफी डीप होता है। और फ्रिक्वेंटली इंटरक्रॉप 80 से 90% एकड़ जो एरिया में जो है सोरघम के साथ इसकी इंटरक्रॉपिंग की जाती है। और क्यों की जाती है? क्योंकि सोरघम की जो फसल होती है उससे एक विशेष प्रकार का केमिकल निकलता है जो बिल्ट से रोकथाम करने में मदद करता है। तो सोरघम, मेज, पर्ल मिलेट के साथ इसे लगाया जाता है। तो सॉइल बॉर्न जो बिल्ट है उसे 30 से 40% तक सोरघम इसे रोक देता है। तो ये आपकी जो है पिजन पी है, आप जाके देख भी सकते हो। अगला देखते हैं परिवर्तनशील लागत। कुल लागत का एक घटक है, दूसरा घटक क्या है? तो हम यहाँ क्या कह रहा है? टोटल आपकी पूछ रहा है द वेरिएबल कॉस्ट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट हम बराबर क्या हमने बताया था? टोटल कास्ट बराबर आपकी जो फिक्स्ड कास्ट है, आपकी जो जमीन जायदाद जो भी आप लियो जो हर महीने आपको देनी पड़ेगी, फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल क्या कास्ट क्या है? सम ऑफ मार्जिनल कास्ट। सम ऑफ मार्जिनल कास्ट को ही क्या कहते हैं? वेरिएबल कास्ट कहते हैं। तो टोटल कास्ट में फिक्स्ड कास्ट होती है और वेरिएबल कास्ट होती है। तो यहाँ पे जो है फिक्स्ड कास्ट है कहीं पे, हाँ ये है 2, तो केवल 2, ठीक है। तो वेरिएबल कास्ट बराबर क्या होता है? वेरिएबल कास्ट बराबर सम ऑफ मार्जिनल कास्ट। अब ये 3-4 चीजें अगर आप समझ लोगे तो एग्जाम में आप अच्छे से कराओगे, कुछ भी नहीं है। तो फिक्स हमेशा फिक्स रहती है, वेरिएबल बदलती रहती है और पर यूनिट जो है कितनी कास्ट बदल रही है उसको मार्जिनल कास्ट बोलते हैं। तो द मेन एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग का मेन एम क्या है? उन्नत किस्मों का उत्पादन करना। क्या कहलाता है? प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है, जो इसमें दिया गया है। आगे देखिए, व्हिच थ्योरी जनरली इंक्लूडेड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या जानते हैं? मूल्य सिद्धांत, प्राइस थ्योरी के बारे में जानते हैं। तो मूल सिद्धांत दिया गया है, तो पहला जो है केवल एक, ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार सिद्धांत किस में आते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं। तो मूल्य थ्योरी में जैसे उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, उत्पादक व्यवहार कैसा है, आपूर्ति सिद्धांत है, वस्तु और साधन मूल्य निर्धारण क्या है, ये सभी जो है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो में राष्ट्रीय आय की गणना करना है, कुल रोजगार और बेरोजगार की करना है, मुद्रास्फीति और राजकोषीय नीतियों की गणना करना है। तो आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें। क्लियर हो गया?
इस वाले चार्ट से देखें तो अच्छे से आसानी से ये सारी चीजें अगर समझ लेंगे तो चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। प्राथमिक जीन पूल के साथ क्रॉसिंग करने पर अनुवांशिक सामग्री से बांझ संकर का उत्पादन होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको जो है टर्टरी जीन पूल के नाम से जाना जाता है। तो प्राइमरी जीन पूल जो होता है अत्यंत सुगम और स्वाभाविक होता है, पूर्णतः ये फर्टाइल होता है और सीधे क्रॉसों द्वारा इसमें जीन स्थानांतरण हम कर सकते हैं अगर ये देखा जाए। वहीं आगे देखें छात्रों तो नेक्स्ट में आपका क्या बताया गया है, थक जाओ। अगला है सेकेंडरी, कुछ कठिनाई के साथ जो है संकरण किया जा सकता है, आंशिक रूप से जो है पार्शियली स्टेराइल होगा, और GP3 जो होगा पूर्ण रूप से क्या होगा, स्टेराइल होगा। तो कंप्लीटली स्टेराइल जो है आपसे अगर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, GP3 के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बफर स्टॉक इन इंडिया? इंडिया में बफर स्टॉक किसका, अनाजों का बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है? किसानों के लिए खाद्यान्न बचाने की जगह उपलब्ध कराना, इसके लिए तो नहीं है कि खाद्यान्न बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है बफर स्टॉक रख रही है। चीनी बढ़ गई एकदम से, तो चीनी के लिए बफर स्टॉक होगा तो मार्केट में आ जाएगा, नहीं होगा तो अभी तो चीनी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ लोग इंडिया में जैसे ही कोई चीज महंगी होती है अपना स्टॉक लगाना शुरू करते, कहते स्टॉक लगा लो या तो ये और महंगा हो जाएगा। सोने को महंगा कर दिया, चीनी भी महंगी कर देंगे। हाँ, तो इसके अलावा खाद्यान्न की उत्पादकता बफर स्टॉक से थोड़ी बढ़ेगी। खाद्यान्न की कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए कर सकते हैं, अनाज को पर्यावरण से बचाने के लिए नहीं। तो जो उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है, गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, अमीर भी दाल चावल खाता है, गरीब भी खाता है, तो इसलिए इनके कीमतों को ज्यादा उतार चढ़ाव से बचाने के लिए बफर स्टॉक लगाया जाता है। तंबाकू से विकसित प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले संपर्क कीटनाशक कौन है? फिर से देखो आपसे वहीं से पूछा है, कौन सा है, निकोटिन है। कौन सा है, निकोटिन है। पायरेथ्रम जो है क्राइजेंथिमम सैनेरिफोलियम से पाया जाता है, ये भी याद रखो। अगला है, मिट्टी के कणों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिट्टी के कणों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ये तो आप जो है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चीजों को खत्म कर दिया जाएगा। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइड सॉइल पार्टिकल इज नोन एज, सैंड सिल्ट क्ले का जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। और अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल इनटू एग्रीगेट्स और पैटर्न्स पेड्स, उनको क्या बोलते हैं हम? सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब तो प्रश्न का उत्तर दे दो। सॉइल फर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल होती है टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट राइट amounts and balance known as soil fertility, and soil productivity a capacity of soil to produce a specific crop yield under a defined सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इनहेरेंट कैपेसिटी जहां पे आए समझ लो सॉइल फर्टिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, और कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो स्पेसिफिक क्रॉप यील्ड को प्रोड्यूस करती है तो समझ लो सॉइल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। अगर अरेंजमेंट या ग्रुपिंग की बात करें तो सॉइल स्ट्रक्चर है, और अगर रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात करें तो सॉइल टेक्सचर है। ठीक है, बाजरे की ट्रांसप्लांटिंग के लिए बाजरे की बीज दर कितनी होती है? तो बाजरे की बीज दर काफी ज्यादा आपसे एग्जामों में पूछी जा रही है। तो इसकी 2 kg पर हेक्टेयर होती है। आप कहोगे सर आपने तो 5 बताया था। 5 तो मैंने सीड सोइंग के लिए बताया था। किसके लिए बताया था? सीड सोइंग के लिए 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। डेप्थ कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर। स्पेसिंग 45 गुणे 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। लेकिन जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए केवल हमें 2 kg सीड रेट की जरूरत होती है। आपको देखो यहाँ पे पढ़ाया गया 2 kg सीड रेट चाहिए, और 1.5 सेंटीमीटर डीप लगाते हैं। नर्सरी जो बनाते हैं वो लगभग 500 मीटर स्क्वायर एरिया की होती है, और इस मेथड को डॉक्टर आरसी गौतम जी ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर आरसी गौतम जी ने। ये भी आपके परीक्षाओं में काफी छात्रों पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is a difference between chlorophyll A and chlorophyll B? ये देखो यही सेम क्वेश्चन आपके DSSB इसो में भी पूछा गया था, और यही सेम क्वेश्चन जो है आपके इसमें MP में भी पूछा जा रहा है। तो मुख्य रूप से जो है क्लोरोफिल A जो है पाइरोल जो होती है, सेकेंड पाइरोल में क्या पाया जाता है? मेथाइल ग्रुप। यहाँ पे देखोगे सेकेंड पाइरोल है, यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप पाया गया है। वहीं CHO ग्रुप जो है सेकेंड पाइरोल पे पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल B में। तो क्लोरोफिल ए में सेकंड पाइरोल पे मेथाइल ग्रुप है और बी में एल्डिहाइड ग्रुप है। रासायनिक सूत्र जो है लगभग एक जैसा C5H72O5N4 और Mg। तो बस यहाँ पे O5 है जहां पे, वहीं क्लोरोफिल बी में O6 हो जाता है। रंग इसका कैसा होता है आपका? चमकीला या नीला हरा रंग हो सकता है क्लोरोफिल ए का, और पीला हरा क्लोरोफिल बी का होता है।
तो प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण का वर्णन कौन है? क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल बी जो है एसेसरी पिगमेंट है जो अधिक तापमान पे जो है प्रकाश की किरणों को अवशोषण करने में सहायता करता है। इसके बारे में भी हम आपको प्लांट फिजियोलॉजी वाले लेक्चर्स में बता चुके हैं छात्रों। नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हिच एम्ब्रियो डेवलप्स विद फर्टिलाइजेशन, जिसमें निषेचन के साथ भ्रूण विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इन व्हिच एम्ब्रियो डेवलप्स विद फर्टिलाइजेशन, in which embryo develop without fertilization, in which a plant develop by micropropagation, in which development of plant is vegetative propagation। तो इसमें पूछा क्या एपोमिक्सिस क्या है? तो एपोमिक्सिस क्या है छात्रों? सीड का फॉर्मेशन होता है। एपोमिक्सिस में किसका होता है? सीड का क्या होता है आपका? विकास होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो जब कोई सीड बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं मिमिक ऑफ सेक्सुअल प्रोपेगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बीज बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, लेकिन इससे जो प्लांट तैयार होते हैं ना छात्रों, वो जेनेटिकली ट्रू टू टाइप प्लांट होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का क्रॉस नहीं होता है। तो जब कहा जाए कि सीड विकसित हो रहा है और फर्टिलाइजेशन ना हुआ है तो इसको हम कह देंगे एपोमिक्सिस। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो रहा है? सीड विकसित हो रहा है, एम्ब्रियो विकसित हो रहा है। ठीक है, और पार्थेनोकार्पी में फ्रूट डेवलप होगा बिना फर्टिलाइजेशन के। अगर आपसे पूछा जाए कोई फ्रूट डेवलप हो रहा है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो पार्थेनोकार्पी कह देना। और अगर कोई एम्ब्रियो या ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इसको पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो अब इसमें बताओ क्या हुआ? आपका उत्तर क्या हुआ कि जिसमें निषेचन के साथ भ्रूण विकसित होता है, साथ तो कोई भी नहीं होगा, और जिसमें निषेचन के बिना विकसित होता है उसे ही हम एपोमिक्सिस कहते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन अलग चीज है और वनस्पतिक विकास जो है दोनों का अलग चीज है। ठीक है, तो अब तीनों अगर आपको समझना है तो समझ लो। एक होता है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस में सीड डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। दूसरा होता है पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी में फ्रूट डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। और पार्थेनोजेनेसिस में बिना फर्टिलाइजेशन के एक एम्ब्रियो या ऑर्गेनिज्म एक हैप्लॉइड या डिप्लॉइड जो है इग सेल से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है? इग सेल से डेवलप होता है। ये जानवरों में भी है, जैसे हनी बी हो गया, एफिड हो गया, और ये जो है पौधों में भी है, जैसे डेंड्रियंस हो गया। आगे चलते हैं छात्रों, किसी विशेष खेत फॉर्म के स्तर पर किस संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन यह एक है? तो कृषि अगर संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन करते हैं तो हम फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन सी सही है। किसके अंतर्गत करते हैं? फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत करते हैं। एक पौधे में जीन के सीधे हेरफेर की कोशिश को अनुवांशिकी मेकअप को बदलने के लिए कहा जाता है। इसमें बेहतर किस्म के उत्पादन के लिए प्रजातियों की सीमाओं के भीतर और आर पार जीन का स्थानांतरण किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? अचानक से किसी जीन में क्या आ जाना? परिवर्तन आ जाना। तो ये क्या हो गया आपका? जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया। दूसरा आपका जेनेटिक फ्लो, मतलब एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन तक अगर जीन जा रही है तो इसे छात्रों क्या कहेंगे? जेनेटिक फ्लो के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर जीन में उतार चढ़ाव, छोटी मोटी कमियां आ रही हैं, जैसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होता है वैसे जीन में होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? जीन में उतार चढ़ाव हो गया। और मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जीन में हेर फेर कर देना। ये बायोटेक्नोलॉजी के टर्म है, आसान भी है कठिन भी है, तो इनको अगर आप समझ लोगे तो सही रहेगा। अगला क्या है? लागत इकाई के स्तर होने पर माप को कैसे मापा जाता है? अगर जो है आपकी जो है फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई है? स्थिर हो गई, तो आउटपुट को कैसे नापेंगे? तो क्षैतिज अक्ष पे से नापते हैं। किस अक्ष पे नापते हैं? क्षैतिज यानी एक्स अक्ष पे से क्या किया जाता है? मापा जाता है। क्लियर हो गया? तो इसमें अगर देखा ओनली वन यानी बी ऑप्शन जो है इसमें सही है। इकोनॉमिक्स का जब हम पूरा एट ए ग्लांस पढ़ाएंगे तब आप वहां देख लेना। कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, लगातार भारी वर्षा की वजह से किसका निर्माण होता है? तो भारी वर्षा से एसिडिक सॉइल का निर्माण होता है। जहां पे प्रेसिपिटेशन जो है इवेपोट्रांसपिरेशन से ज्यादा होता है वहां पे एसिडिक सॉइल बनती है। ठीक है, और जहां पे प्रेसिपिटेशन जो है इवेपोट्रांसपिरेशन से कम होता है वहां पे साल्ट अफेक्टेड सॉइल का निर्माण छात्रों किया जाता है। हो जाता है, किया क्या जाता है? हो जाता है। आगे देखेंगे, इन व्हिच क्लाइमेट सॉइल डेवलप स्लोली, किस क्लाइमेट में सॉइल जो है स्लोली बनेगी? तो विंडी सीजन में ज्यादा तेज से बनेगी, विंड आएगी उखाड़ के ले जाएगी। समर सीजन में भी, कोल्ड सीजन जो है डोरमेंट सीजन होता है, यहाँ पे सॉइल जो है धीरे धीरे विदरिंग होती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कोल्ड सीजन में कम हो जाती है छात्रों। अगला, निम्नलिखित में कौन सी योजना निर्माण से सबसे निचले स्थान पर होता है? बॉटम अप प्लानिंग किसमें होती है? तो फार्मिंग सिस्टम अप्रोच में जो है बॉटम अप प्लानिंग होती है। ट्रेनिंग और बिजनेस सिस्टम में जो है टॉप टू डाउन है, और कमोडिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच भी जो है टॉप टू डाउन है। तो इसमें जो है फार्मिंग सिस्टम अप्रोच जो है वो बॉटम अप है।
है। ठीक है, मिश्रित खेती पशुपालन का समग्र विचार इसमें करना होता है। अगला है अम्लीय क्षारीय मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, जिसका उपयोग कठोर और अकृष्य मृदाओं को नामित करने के लिए किया जाता है। तो इसको कल्लर नाम से जानते हैं, साउथ इंडिया में किस नाम से जानते हैं, कल्लर नाम से जानते हैं। रेगुर तो आपको पता है ये कौन सी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं आप, काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर देखें खादर, खादर जो है नई न्यू एलुवियल सॉइल जो है उनको क्या कहेंगे, खादर बोलेंगे। और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। बांगर क्या है, ओल्ड एलुवियल है, जहां पे पानी नहीं भरता। खादर में पानी आपका क्या हो जाता है, भर जाता है। तो बांगर में ही जो सैंड के ढेर होते हैं बड़े बड़े, उनको भूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूण बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों, हल्के स्थिर सिंथेटिक पैराथ्रिन जो घुन को नियंत्रित करने के लिए पंजीकृत हैं, उनका नाम क्या है। तो ये सिंथेटिक पैथ्रोइड्स में एक ही साइपरमेथ्रिन के नाम से जाना जाता है। चबाने काटने वाले कीट या माइट्स को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। मोनोक्रोटोफास एक आर्गेनोफॉस्फेट है जो चूसने वाले यानी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड में आता है। मैलाथियान एक व्यापक स्पेक्ट्रम मच्छर और घरेलू कीट अगर करना है, ये आर्गेनोफॉस्फेट है। वही आर्गेनोक्लोरीन के रूप में देखा जाए तो टोक्सापिन जो है यूज होता है। कपास के कीटों को क्या किया जाता है, तय किया जाता है। कपास अब वैश्विक स्तर पर इसमें क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला देखते हैं छात्रों, व्हाइट बड ऑफ मैज, मक्के की कलिका का सफेद हो जाना जिंक की डिफिशियंसी है। खैरा रोग हो जाना जिंक की साहब डिफिशियंसी है। ठीक है, व्हाइट बड ऑफ मैज जिंक की है। लिटिल लीफ ऑफ रोग चाहे कपास का पूछे, चाहे नींबू का पूछे, चाहे आम का पूछे, चाहे सेब का पूछे, लिटिल लीफ जो जिंक की कमी है, क्योंकि IA हार्मोन्स के संश्लेषण में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में जिंक पाया जाता है, इससे संश्लेषण नहीं हो पाता है। रोजेटिंग पूछे फलदार वृक्ष सेब आड़ू पैकन, ये भी जिंक की कमी से होता है। फ्रेंचिंग पूछे नींबू वर्गीय फसलों में जिंक की कमी से होता है। फर लीफ पूछा भी है, माउसियर पूछा भी है, ये सारी जो है जिंक की कमियों से होने वाले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो आपको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको पढ़ना है। ठीक है, deficiency of several element in exhibited first in the apical region of the growing plant due to the there। तो कई तत्वों की कमी सबसे पहले विकसित होने वाले भाग के शिखर में दिखाई देती है। तो ये तत्व कौन से होते हैं, ये इमोबाइल नेचर के होते हैं। हमने बताया था एक होते हैं हाईली मोबाइल, एक कौन से प्लांट में होते हैं, हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट प्लांट में कौन से होते हैं, क्या बताया था, नहीं प्यार करना मोहम्मद मगरूर। लखनऊ वाले ज्यादा समझ रहे होंगे इसे, NPK MO और MG। और दूसरे हमने बताए थे जो मॉडरेटरी मोबाइल हैं, जो क्या है, मॉडरेटरी मोबाइल है। एक ही आदमी है जो मॉडरेटरी मोबाइल है, जिसका नाम है जिंक। तो जितने ये वाले हैं इनके सिम्टम हमेशा आपको ओल्ड लीव्स पे दिखाई देंगे, जिंक के न्यू और ओल्ड दोनों पे दिखाई देंगे। और फिर है ई मोबाइल, एक जो है लेस मोबाइल है, लेस मोबाइल बाकी के लेस मोबाइल हैं। अगर ई मोबाइल को छोड़ दिया जाए, ई मोबाइल कौन से हैं आपका, कैल्शियम और बोरान। कैल्शियम की कमी से आपने देखा होगा पत्तियां नाव के आकार के या प्लेट के आकार की हो जाती है। तो ई मोबाइल जो है वो सबसे पहले बड पे आपको दिखाई देते हैं। तो छात्रों आशा है कि आप ये कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे। अब सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट मोबाइल हैं इसके बारे में भी हम एक दिन आपको समझा देंगे। रिटॉर्ट किसके लिए एसेंशियल है, रिटॉर्ट जो है वेजिटेबल कैनिंग के लिए एसेंशियल होता है, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होती हैं एल्कली नेचर की होती है। किस नेचर की होती हैं, एल्कली नेचर की होती हैं। इसीलिए इसमें स्टेरिलाइजेशन करने का जो तापमान होता है 115 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए, मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस। और इसे जिसमें क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है, उसको रिटार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो हमारे फल होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, इनका pH 4.5 से कम होता है। तो इसे 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पे हम क्या कर सकते हैं, पाश्चराइज कर सकते हैं। तो 100 से नीचे पाश्चराइजेशन होता है और 100 के ऊपर जो है स्टेरिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जैम और वाइन का इससे कोई संबंध नहीं है। आशा है कि आप जो है इस लेक्चर को काफी एंजॉय किए होंगे। और अब जो है हम आगे बढ़ेंगे कुछ मैराथन के साथ। कितने लोग तैयार हैं MPRAEO की मैराथन के लिए, जरूर कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।